बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा ज़ाहिद हूँ। प्रोग्राम डिबेट रूम में खुशामदीद। और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं असद कायद साहब। आज हम पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन पे मुख्तलिफ एंगल से बात करेंगे, मुख्तलिफ ख़बरों पे बात होगी। जो इस वक्त सबसे हॉट टॉपिक है कि चेयरमैन PTI इमरान ख़ान को हॉस्पिटल मुंतकिल करने का सुप्रीम कोर्ट से फ़ैसला हुआ है। ये फ़ैसला कितना बेहतरी ला सकता है पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन पे, इस पे हम तफसीली बात करेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि बलूचिस्तान में BLA के ख़िलाफ़ सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन मुसलसल जारी हैं। और आखिर में हम बात करेंगे नए सूबे बनने से किस तरह की तब्दीली मुमकिन है, क्या तब्दीली आ सकती है, क्या नए सूबे जो है वो आवाम के लिए इंसाफ के दरवाज़े खोल सकेंगे। नई अदालतें बनने से जो हज़ारों केसेस पैंडिंग का शिकार हैं वो किस तरफ जा सकते हैं, इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। असद कायद साहब, बेहद शुक्रिया आप इस सूरत हाल पे मेरे साथ मौजूद हैं। हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि चेयरमैन PTI इमरान ख़ान को जो है अदालत की जानिब से फ़ैसला आया, जो है उन्हें सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बेहतरीन फ़ैसला इसे करार दिया जा रहा है पाकिस्तान की पेशेंट को कूल डाउन करने के लिए कि उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाए, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाएगा। आपको लगता है कि ये फ़ैसला खुशाइंद है? क्या जो तहरीक इंसाफ की 27 सितंबर की कॉल है, क्या उसके आप समझते हैं कि उसका प्रेशर लेके गवर्नमेंट ने यह फ़ैसला किया, क्या वाकई वो हकीकत में पाकिस्तान की सियासत जो है वो कूल डाउन करना चाहते हैं? नहीं सामा, आप समझते नहीं हैं कि इस वक्त ना हुकूमत के पास कोई रास्ता था ना इस्टेब्लिशमेंट के पास। आपको अंदाज़ा होगा कि जिस वक्त नवाज शरीफ साहब को इमरान खान के दौर में कैद किया गया तो उसने कहा था हमें उतनी सज़ा देना है जितना तुम बर्दाश्त कर सको। तो इमरान खान का बयान था कि मैं तो मौत भी बर्दाश्त कर लूँगा। उसके बाद ये ज़िद शुरू हुई, ये बदले की सियासत थी जो नवाज शरीफ चाहता था कि मेरे साथ हुआ वो सब कुछ इमरान खान के साथ भी हो। इसको मेडिकल की बुनियाद के ऊपर ही पाकिस्तान से बाहर भेजा जाए, वो नहीं किया। फिर उसके साथ वही सलूक रवा रखा गया जो बकौल इनके मरियम कहती है कि हमारे साथ भी हुआ। लेकिन असल में ये हमने देखना था कि ये बदले की सियासत कितनी देर चल सकती है। देखिए, इस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा अरसा इनका बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकी। मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि आज से अगर कुछ दिन पहले ये पेज फटा था तो कहीं ना कहीं टेप लगाकर उस पेज को नवाज शरीफ साहब ने जोड़ने की कोशिश की थी। आपको याद होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मोहसिन नकवी की भी, और उन्होंने कहा जी सिस्टम पूरा कोलैप्स कर चुका है। तो अब मैं दावे से कह सकता हूं कि जब इस्टेब्लिशमेंट एक लंबा अरसा इनको बर्दाश्त कर चुकी है और उसके अंदर वो अपनी जो उनकी साख थी वो भी ख़राब उनकी होती हुई जब वो देख रहे हैं तो उनके सामने अब कोई और रास्ता नहीं बचा। मैं दावे से कह सकता हूँ कि इस टाइम वो पेज फटने जा रहा है। इमरान खान बाहर अगर रिहा हो जाता है, इक़्तिदार में नहीं भी आता, तो जो इनके पास इक़्तिदार है वो इनके हाथ से मेरा ख्याल है वो निकलना जा रहा है। और ये जो नए सूबों की बात हो रही है, सदारती निज़ाम की बात गश्त है, ये सारी इसी सिलसिले की कड़ी हैं। इनको भी अंदाज़ा हो चुका है कि हमने जितनी लूटमार जितनी अय्याशियाँ करनी थी वो कर ली हैं। तो इसलिए ये जो फ़ैसला है ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला नहीं है। आपको पता है फ़ैसले कहाँ हो रहे हैं और वो फ़ैसले पर अमल दरामद कैसा होता है। आपको नहीं लगता कि 27 सितंबर के मार्च की वजह से शायद ऐसा फ़ैसला लिया गया है? नहीं, ये तो मैंने पूरी आपको एक राम कहानी सुना दी कि क्या किस वजह से ये फ़ैसला लेना पड़ा। देखें, जो इस टाइम स्टैब्लिशमेंट चाह रही है वो ही एजेंडा या वही मंशूर लेकर आज से कई साल पहले PTI चल रही है। PTI चाहती है कि पाकिस्तान को इंसाफ भी फराहम किया जाए, उसके लिए जो वसाइल हैं वो भी मुनसफाना तकसीम हो। तो ये जब सूबों पे ऊपर काबज़ हो जाते हैं तो NFC अवार्ड बाकी जगह ये सारे फंड्स आ जाते हैं। ठीक है। तो इसलिए वो एक कड़ी हो सकती है। वो जो अभी तो वो एहतजाज हुआ नहीं, एहतजाज इससे पहले भी कहीं हो चुके हैं, लॉन्ग मार्च भी हो चुके हैं, डी चौक भी पहुँच चुके हैं, लेकिन वो असर नहीं हुआ, वो असर ज़ाहिर हो जाता है। अब ये एस्टेब्लिशमेंट का फ़ैसला होगा या उन्होंने ये तैयार कर लिया होगा कि अब इनसे जांच चुनानी है। ये अपनी साख तो खराब कर बैठे हैं, हमारी साख भी खराब। मैं अपना तजिया यहाँ पे पेश कर देता हूँ जो मुझे यहाँ पे लग रहा है। असद कायद साहब का एक अपना नैरेटिव है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो इससे पहले भी सदर जरदारी ने नए सूबों की गुफ्तगू सुनी और साथ ही मुस्लिम लीग नून ने सुनी। मुस्लिम लीग नून ने ये नहीं चाहती कि उनका पंजाब का इतना बड़ा इक़्तिदार जो है वो
बांट दिया जाए। बिल्कुल, कोई भी नहीं वो अपना अपनी पावर टूट रही दिखाई दे रही है। उस तरफ जरदारी साहब के पास एक कुलिया है, जब उन पे तलवार लटकती है वो सिंधु देश का नारा लगवाना शुरू कर देते हैं। अब सिंध खपे वाला, अब सिंधु देश का नारा, वो जो सारे खड़े हो जाते हैं बेसिकली। मैं एक ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो है वो गैप होता है, ये जरदारी साहब पैदा करते हैं। बहरहाल शायद ये इमरान खान को तो ये हम आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि एक डराने के लिए रखा हुआ है इन पॉलिटिकल पार्टियों को कि खान साहब को बाहर छोड़ देंगे, ये नहीं सुकून से बैठ जाते हैं। नहीं, खान साहब बाहर आ गए तो हमारी सियासत गई हाथ से। अब सूरत हाल ये है कि इस सारी सिचुएशन में ये सारी काउंटर करने के लिए या इन पार्टियों को डराने के लिए इमरान खान को एक स्टेप आगे किया गया। क्योंकि कहते हैं ना, जब चाल शतरंज के अंदर एक अपना जो है वो चली गई है, ये पता फेंका गया। खान साहब एक चीज तो है ना, हॉस्पिटल आ सकता है, बनी गाला भी जा सकता है। नहीं, ये चीज बनी गाला आ सकता है तो रिहा भी हो सकता है। ये पॉलिटिकल पार्टी पे तलवार लटक रही है। देखिए सामने, ये नवाज शरीफ की जिद, मेरी बात कंप्लीट होने दें। नवाज शरीफ की जिद ने इमरान खान का कद इतना बड़ा कर दिया है कि अब वो ना उसे इक़्तिदार की हवस है, वो इस टाइम किंग मेकर बन चुका है, वो इस टाइम पाकिस्तान में सुप्रीम लीडर कह लो वो बन चुका है। सर मैं काजी साहब, इमरान खान के शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल जाने से काफ़ी सूरत हाल जो है इस वक्त बदल जाएगी। अगर इमरान खान शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल जा सकता है, बनी गाला भी जा सकते हैं, बनी गाला जा सकते हैं, रिहाई भी हो सकती है। जो उनके मुस्लिम लीग नून के सेनेटर नासिर भट्ट साहब वो क्या कह रहे हैं काजी साहब, ये पहले हम सुन लें, फिर इस पे बात करते हैं। बिल्कुल काजी साहब, आपने सुना सेनेटर नासिर भट्ट साहब कहते हैं कि इमरान खान को जहां जाना था वो चला गया। मुझे लगता है मियां नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ एक बार फिर साजिश होने लगी है, वो पैदा होना शुरू हो गया अंदर, वो ख्यालात आने शुरू हो गए, वो डर जिसकी बात हम कर रहे हैं वो अब सेनेटर नासिर भट्ट साहब भी वही बात कर रहे हैं। मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में यही जिक्र करता रहता हूं कि नवाज शरीफ ने हमेशा अपने मनपसंद आर्मी चीफ से जूते खाए हैं, तो ये इनको देख रहा हूं कि कितना टाइम मिल गया है, अब आगे कितना टाइम और ये इस्टेब्लिशमेंट दे पाती है इनको। लेकिन एक बात तो ये तय है कि नवाज शरीफ साहब के साथ वही सलूक होना है जो मुशर्रफ ने पहले किया है। चलें बहरहाल ये देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। काजी साहब, हम बात कर रहे थे इस सारी सिचुएशन में नए सूबों के हवाले से। फील्ड मार्शल सिक्योरिटी फोर्सेस जो हमारी अच्छी कोशिश कर रही हैं अमन के लिए भी, उस पर भी हम आएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं नए सूबों की जो बाज़गश्त है। आप समझते हैं कि नए सूबे इस्तेहकाम ला सकेंगे? क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को जिस वक्त डर पड़ा हुआ है वो नए सूबों का है, और फील्ड मार्शल उन्होंने वाज़े तौर पे कह दिया कि वो पाकिस्तान को तरक्की की राह पे लेके आएंगे। और उन्होंने कहा कि फील्ड, और पूरी दुनिया ये बात कर रही है, ट्रंप ने कई दफ़ा कह दिया फील्ड मार्शल के दौर में पाकिस्तान का कद बढ़ा हुआ, फील्ड मार्शल तरक्की के लिए रास्ते हमवार करने के लिए कोशिश हैं। जो फील्ड मार्शल ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का कद मज़ीद मजबूत हो, पाकिस्तान इंटरनेशनल सतह पर डिस्कस किया जाए, पाकिस्तान एक नई पावर बन के उभरे। ये फील्ड मार्शल दिन रात इसके लिए कोशिश हैं। जो नए सूबों की बात कर रहे हैं वो कहते हैं कि नए सूबे हर हाल में बनने चाहिए, और पाकिस्तान की आवाम बल्कि बिज़नेस कम्युनिटी ने इसका खैर मकदम किया कि नए सूबे बनने से एक बहुत बड़ा जो बोझ है वो कम होगा अदालतों के ऊपर, मुख्तलिफ इदारों के ऊपर, ख़ासकर सिक्योरिटी फोर्सेस को सूरत हाल कंट्रोल करने में आसानी होगी। हर सूबे की अलग फोर्सेस होंगी, तरीके से मैनेज किया जाएगा। सूबों का आपस में मुकाबला होगा कि वो किस तरह से अपना आउटपुट देते हैं, किस तरह की वो अपने सूबे में इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आ रहे हैं, किस तरह की वो आवाम को सहूलियात दे रहे हैं। सूबों का मुकाबला होगा, आम आदमी खुशहाल होगा। फील्ड मार्शल ये समझते हैं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब पाकिस्तान के लिए कोशां थे, 4 करोड़ आबादी के लिए 4 सूबे थे, अब हमारी आबादी 20 से 22 करोड़ हो चुकी है, नए सूबे ज़रूरत बन चुके हैं। क्या समझते हैं आप? बिल्कुल, मैं आपकी बात से मुत्फिक हूँ। ये फैसला इस्टेब्लिशमेंट को आज से कुछ वर्ष पहले कर लेना चाहिए था। चलें, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन एक चीज़ वाज़ेह है कि इस वक्त जो इक़्तिदार में सियासी जमातें हैं वो दोनों ही सूबों के मुखालफ हैं, नए सूबे बनाने के मुखालफ हैं, क्योंकि इनका पूरा का पूरा सियासी ढांचा ही उन सूबों के ऊपर खड़ा है। वो एक सूबे पंजाब की बात कर रहा है, एक सिंध की बात कर रहा है, यही तो बड़े सूबे हैं ना। तो मैं इस टाइम दावे से कह सकता हूँ सर, जब कोई बड़ा सूबा होता है तो उस सूबे को तोड़ना आसान होता है,
बलूचिस्तान है ना पूरा, अब जब उसके नए छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, छोटी छोटी वहाँ पर छोटे छोटे जब सूबे बनेंगे तो छोटे छोटे इंतजामी ढांचे बन जाएंगे, तो फिर उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। हमारे यहाँ ये हुआ है कि आज तक हमने देखा है केपी के एक गवर्नमेंट एक सियासी जमात ने कब्ज़ा कर लिया, सिंध पर दूसरी सियासी जमात ने कब्ज़ा कर लिया, पंजाब के ऊपर मुस्लिम लीग नून कब्ज़ा करके बैठी हुई है। तो इससे वफाक के पाकिस्तान कमज़ोर हुआ। अब जब वफाक कमज़ोर होता है तो ऑटोमेटिक मुल्क कमज़ोर होता है। मेरा ख्याल है ये एस्टेब्लिशमेंट का सही फैसला है, सदारती निज़ाम पाकिस्तान में लाना बेहद ज़रूरी है। पिछले 78 से 79 साल हो गए हैं, इन 79 सालों में हमने बड़े तजर्बे कर लिए, लेकिन वो सारे तजर्बे नाकाम साबित हुए। ताहिर कादरी ने अपनी जगह सही कहा, लेकिन मैं हर जगह हवाला देता हूँ, पाकिस्तान बनता ही कायद आज़म ने ये कहा, उसका वो मेरे पास लेटर भी मौजूद है जिसमें उन्होंने वाज़े के तौर पर कहा कि पार्लियामानी निज़ाम पाकिस्तान के लिए ज़हर कातिल है और पाकिस्तान के लिए सबसे सूटेबल निज़ाम जो है वो सदारती निज़ाम है। तो सदारती निज़ाम अगर आ जाता है, छोटे छोटे सूबे बन जाते हैं, 28 बने, 26 बने या 34 बने, लेकिन अगर छोटे छोटे सूबे बनते हैं तो यकीन जाने पाकिस्तान उससे ताकतवर होगा, कमज़ोर नहीं होगा। हमारे यहाँ के भारत के बहुत से लोग ऐसी बातें करते हैं, भारत देख लें, बांग्लादेश देख लें, बाकी कहीं भी मुल्क देख, तुर्की देख लें, वहाँ छोटे सूबे हैं, सदारती निज़ाम है और वो मुल्क मजबूत है, मामलात में बेहतरी तो दुनिया को फॉलो कर लेना। जब जिन मुल्कों में सदारती निज़ाम है वो मुल्क ज़्यादा ताकतवर और मजबूत हुए हैं, बस सिंपल सी बात है। तो जब हम नकल करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं से वो नकल करनी चाहिए चीज़ें जिन्होंने दुनिया में कुछ डिलीवर किया है। तो सदारती निज़ाम में मुल्क कामयाब हुए हैं, तुर्की की मिसाल हमारे सामने। ठीक है असद गाजी साहब, आगे बढ़ते हैं, हम बात कर लेते हैं बलूचिस्तान की सूरत हाल पे। सिक्योरिटी फोर्सेस दिन रात अमन के लिए कोशा हैं और हम अपने जवान शहीद कर रहे हैं, बड़ी तादाद में हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए हालात बेहतर हों। दिन रात सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो जान के नजराने पेश कर रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर अमन के लिए। हम मुसलसल ये बात करते आए, मैं मुसलसल ये कहता हूँ, BLA बलूचिस्तान के हकूक़ की जंग नहीं लड़ रही, बल्कि ये मुट्ठी भर दहशतगर्द यहाँ की खुशहाली, रेलवे और बुनियादी ढांचे को दबा करके अपने बैरूनी आकाओं को खुश करते हैं। और ये मैं हमेशा कहता हूँ, फितरा और हिंदुस्तान ये भारतीय प्रॉक्सीज़ हैं, BLA हो, BLF हो, इस जैसी तमाम दहशतगर्द तंजीमें, इनका मकसद पाकिस्तान को कमज़ोर करना है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए डबल चैलेंजेस हैं, क्योंकि एक बयानिए के मुहाज पे सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए नफ़रत पैदा की गई, एक परी प्लान ये तैयार किया गया, जिस मुल्क की फ़ौज कमज़ोर हो जाए, आपके सामने इराक़ की मिसाल है, शाम की मिसाल है, पाकिस्तान की सूरत हाल गज़ा से बदतरीन हो जाए अगर पाकिस्तान की फ़ौज आज कमज़ोर हो जाए। पाकिस्तान की फ़ौज का ताकतवर होना हमारी कौम का ताकतवर होना है, हमारी रियासत का ताकतवर होना है। तो ये समझना पड़ेगा कि जिस मुल्क की फ़ौज मजबूत होती है उस मुल्क की बुनियादी ढांचे मजबूत होते हैं। तो ये आम आदमी को समझ आना चाहिए। पहले ये बयानी की जंग में पाकिस्तानी फ़ोर्सेस के ख़िलाफ़ मुकम्मल कैंपेन लॉन्च करने में कामयाब हुए, उसके बाद अमली तौर पे इन्होंने BLA BLF जैसी तंजीमें खड़ी की, फिर पॉलिटिकल जमातों को भी यूटिलाइज़ किया, मुकम्मल तौर पे फ़ौज के ख़िलाफ़ ना सिर्फ सियासी सतह पे, बयानी की सतह पे, अमली सतह पे एक महाज खड़े किए और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस हर महाज पे निबरत आज़मा हैं। पाकिस्तान की कौम यकीनी तौर पे अपनी फ़ौज के साथ खड़ी है, जिसका अमली तौर पे मुज़ाहरा मार्का हक में हमने देखा, जिस तरह से भारत को हमने इबरतनाक शिकस्त दी। कौम के जवान पास बैठे हुए टैंकों के वो बैठे हुए वहाँ पे अपनी निगरानी में मिसाइल चलवा रहे हैं। तो ये कभी किसी ने नहीं देखा होगा। एक सिविलियन बंदूक लेके एक आर्मी जवान के फौजी जवान के साथ एक सादा बंदूक जो है कलाशनिकोव वगैरह जो सब सिक्योरिटी के लिए लोग घरों में रखते हैं, उसके साथ ड्रोन गिरा रहा है। ये तस्वीर तारीख़ में रकम की गई है कि पाकिस्तान की आवाम अपनी फ़ौज की शाना बशाना खड़ी है और मुश्किल वक्त हो वतन पे तो हमारा हर शहरी एक फ़ौजी है। भारत अगर मुकाबला करता है वो मार्का के बाद ये जान गया है कि उसको महज 15-20 लाख फ़ौज से नहीं लड़ना, बल्कि उसको 22 करोड़ आवाम से लड़ना पड़ेगा। यहाँ हर शहरी मुहब्बे वतन है वो अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ा है। नाज़रीन, BLA की सूरत हाल पर बात कर रहा हूँ, जो कि अमली तौर पे हमारे दुश्मन ममालिक ने एक प्रॉक्सीज़ खड़ी की हैं ताकि ये हमारे वतन के अंदर ये दहशतगर्दी पैदा कर सकें। और बयानी की सतह पे उन्होंने एक महाज खड़ा किया, फिर अमली तौर पे इनको लेके आए। अब ये मुसलसल बलूचिस्तान में कभी कायसा पुलों को तबाह कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रहे हैं। मुझे बताए क्या सादा
लो आदमी नहीं समझने में कामयाब हो सकता कि पुलों को तबाह करने में कौन सी हकूक की जंग है। बलोच अवाम का आप नुकसान कर रहे हैं वहाँ पे देखें लोगों का। मैं जिक्र कर रहा हूँ, देखें अमूमन आप देखें रियासत माँ होती है ना, और जब एक बिगड़ा बच्चा माँ को थप्पड़ मारता है या गाली देता है तो फिर माँ सख्त हो जाती है, फिर उसको अच्छा खासा डांटती भी मारती भी है ताकि उसको समझाया जाए। अब मुझे बताएं, ये बच्चे जो गैर मुल्की ताकतों के हाथों में खेल रहे हैं वो अपनी इस रियासत, इस धरती माँ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप जब असासे, आप जब पुल उड़ाते हैं, जब आप रेलवे ट्रैक के ऊपर बम बांध कर या वहाँ पर बारूद लगा कर उनको उड़ाते हैं तो आप अपने उस सूबे के वसाइल को ज़ाया कर रहे हैं। तो सिर्फ ये है कि आपको गुस्सा है, आपको आप किसी और एजेंडे पर हैं, आपको ये लगता है कि हम आज़ादी हासिल कर लेंगे। देखें, पाकिस्तान एक नज़रिए पर कायम हुआ है और ये जितने भी सूबे कायम हुए थे ये पूरी एक अंडरस्टैंडिंग से बने थे, और कलात बलूचिस्तान ये भी पूरा पाकिस्तान के साथ शामिल हुआ था। अब ये चंद लोग जिनको मैं समझता हूँ हैप्टनाइज भी किया हुआ है। लास्ट में मुझे याद है ये भट्टो दौर से शुरू हुए हैं और ये वहाँ भी ऑपरेशन होते रहे हैं, आज तक ऑपरेशन हो रहे हैं। देखिए, जो बच्चा अपनी माँ को, अपनी रियासत को तस्लीम नहीं करता, फिर माँ उनके साथ सख्ती से निपटती है। अब मैं चाहता हूँ, मेरे कहते हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश की अगर बात करें तो भारत वहाँ कामयाब इसलिए हुआ कि दरमियान में भारत था। बलूचिस्तान को वो पाकिस्तान से अलग नहीं कर सकता, वो तोड़ नहीं सकेगा। यही काम तो था। ये एंड पे आपको एक तो जान से हाथ धोना पड़ेगा, और ये पाकिस्तान का जो हिस्सा वसाइल है वहाँ पर, ये कभी भी पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी वहाँ पे एक बयानिया ये भी बनाया गया कि बलूचिस्तान के वसाइल फोर्सेस चोरी करके बाहर बेच रहे हैं। कैसे वसाइल बाहर बेचे जा सकते हैं? फिर कहते हैं बलूचिस्तान का पैसा उठा के पंजाब में लगा दिया गया। भाई साहब, आपके गांव में, मेरे गांव में जाने वाली जो कच्ची सड़क है वो अभी तक वो कच्ची है, टूट फूट का शिकार है। गुज़श्ता 20 साल से गांव वाले पीट रहे हैं, वो सड़क नहीं बनी। काई साहब, वहाँ पे एक्सीडेंट्स होते हैं, मोटरसाइकिल जो हैं वो मैंने पंक्चर होते देखे हैं वहाँ पे पैदल। काई साहब, आप जूता उतार के नहीं चल सकते, आपकी जूता नर में तो आप नहीं चल सकते। मैं आपको दावे से कहता हूँ, शरफ दौर में सब, क्योंकि पाकिस्तान में खुशहाली आई, 18 अरब डॉलर या 16 अरब डॉलर शरफ जाते हुए छोड़कर गया, उसमें से ज़्यादातर पैसा बलूचिस्तान में लगा। इतने तरक्याती काम हुए कि भाई आपकी आबादी बहुत कम है और सूबा बहुत बड़ा है। इतने बड़े सूबे में इतना बजट नजर नहीं आता ना। एक बड़ा आम मसला है काई साहब, ये आम आदमी को समझाना पड़ेगा। अब देखें, पंजाब के अंदर आप देखते हैं कि 5 किलोमीटर के बाद एक नया गांव, 10 किलोमीटर के बाद एक नया गांव, आबादी जो है वो साथ है। अब बलूचिस्तान में क्या है, बहुत बड़ी लैंड है, वाइड है, रकबा बहुत ज़्यादा है। एक घर एक जगह पे है, दूसरा घर वो 20 किलोमीटर दूर जो है वो वहाँ पे। अच्छा। अब वो जो जिसका एक घर 20 किलोमीटर दूर है वो वहाँ पे कहता है कि मेरे लिए बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, मेरे घर तो सड़क आई नहीं है। नहीं, ये वडेरे इनके जो आप बात समझे ना, बेसिक बात समझें, आप फिर उसकी तरफ आएंगे। एक घर जो है उस तक तो सड़क नहीं पहुंचाई जा सकती। आप मजमूई तौर पे अंदाजा लगाएं, सबसे ज्यादा सड़कें किलोमीटर के हिसाब से आप लगाएं ना, यार इनके बंदों की बलूचिस्तान में इनके एमएनए एमपीएस की जिम्मेदारी है और उनको इलेक्टिनों ने किया ना। अब मुझे बताएं, जितने भी इनके एमएनए एमपीए वजीर हैं वो लोग अरबों रुपए के फंड्स हुकूमतें पाकिस्तान से लेते रहे हैं, लेकिन वो अपनी याशी में लगाते रहे। मुझे अकबर बुख्ती के मतलब कहते हैं ना कि एस्टेब्लिशमेंट ने मारा उसको, यकीन जाने वो अरबों रुपए वो रॉयल्टी के मद में लेता रहा, लेकिन उसने अपने अवाम, अपने वो बेचारे मजलूम हारी, उनके ऊपर खर्च नहीं किए। तो जब आपके वडेरों ने, आपके जागीरदारों ने और आपके सरदारों ने पैसे खाए हैं, आप उनसे नहीं पूछते, आप रियासत से लड़ते हैं और झगड़ते हैं। तो हालांकि जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने आपके हिस्से का फंड्स खाए हैं। बस ये मसला है असल में। नाज़रीन, एक और भी चीज़ है यहाँ पे जो बेसिक आपको समझने की ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है बलूचिस्तान में, हम गए हैं और इंशाल्लाह दोबारा हम काई साहब को भी साथ लेके जा रहे हैं, काई साहब भी हमारे साथ होंगे, हम आपको दिखाएंगे। इस दफ़ा मैं आपको साथ साथ बाकायदा तौर पर सबूतों के साथ मैं दिखाऊँगा कि इस वक्त बलूचिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या सूरत हाल है, वहाँ पे किस तरह के तरक्याती काम हो सके। नाज़रीन, बिल्कुल, हम ग्वादर, बाकी मुल्क, मैं ग्वादर जाना इसलिए चाह रहा था कि मैं देखूँ कि इतने सालों से ग्वादर शहर डेवलप क्यों नहीं हो सका, वहाँ बलूचिस्तान में क्या महरूमियाँ हैं, क्या पसमानदगी है, ये सारी चीज़ें हम अपनी आंखों से देखेंगे और पूरा हवाल आपको आकर बताएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया असद काई साहब, आप इस तमाम तर सूरत हाल पर हमारे साथ मौजूद थे। इस तमाम तर सूरत हाल पर गुफ्तगू होती रहेगी। अपने मेज़बान उसामा जाहिद को फिल वक्त दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।